नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी ने सचिवालय में ये समीक्षा बैठक की है। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग की भी समीक्षा बैठक की गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सचिवालय में बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 22 से 25 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों में और 24 से 30 मार्च तक ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविरों का संचालन प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिविरों में आने वाले सभी सेवाएं त्वरित और पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह समीक्षा बैठक की है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हरीश, ये बड़ी बैठक की गई है। समीक्षा बैठक में इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए गरिमा, सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां लगातार प्रदेश भर के तमाम जिलों में की जा रही हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज ग्रामीण विकास की आज बैठक की है, जिसमें सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं और उसके साथ ही जो सरकार की जो इकाइयां हैं, वहां पर किस तरह से लोगों तक पहुंच पाए। जो अभी तक के जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहा है और सरकार का रहा है, 3 साल के कार्यकाल को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके और किस तरह से लोगों तक जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके, इस तरफ भी ये कोशिश की गई थी कि जो बहुउद्देशीय शिविर हैं वो तमाम पंचायतों में लगाए जाए, तमाम क्षेत्रों में लगाए जाए और जिले के तमाम ब्लॉक में इस तरह के जो कार्यक्रम है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो दूरस्थ गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, जो ठेठ गांव तक नहीं पहुंच पा रही है और अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है व्यक्ति, उस तक ही जो सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और जो लोगों की जो समस्या है, जो लोगों की जो परेशानी है, उसका भी निराकरण इस शिविर के माध्यम से किया जाए। अब सरकार के 3 साल का जो कार्यकाल है, उसका जश्न अब पूरे प्रदेश भर में अब मनाया जाएगा। सभी 13 जिलों की अगर बात करें गरिमा, तो 13 जिलों के जो तहसील हैं, जो मुख्यालय हैं और इसके अलावा जो ब्लॉक स्तर पर भी जो कार्यक्रम है वो आहूत किए जाने हैं। इसी को लेकर के आज समीक्षा बैठक भी की गई है और सभी जगहों पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां पर प्रभारी जो मंत्री होंगे वो उन जिलों में प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और साथ ही साथ जहां पर मंत्री नहीं पहुंच पाए, प्रभारी मंत्री नहीं पहुंच पाए, तो वहां पर सांसद पहुंचेंगे। सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को, उसके अलावा सभी जो पांचों सांसद हैं, उनको भी विशेष तौर पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में सरकार की जो योजनाएं हैं और जिस तरह से जो कार्यकाल 3 साल का रहा है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाए। ठीक है। ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे हरीश। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। यहां वे पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए हैं। इस आयोजन में देश भर के संस्कृत संस्थानों के छात्र और विद्वान शामिल हुए। समापन समारोह में संस्कृत विद्वानों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण पर चर्चा हुई है। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। ये संपूर्ण सृष्टि के जितने रहस्य हैं, उन रहस्यों को जानने और समझने का एक विशिष्ट माध्यम है। हमारे समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि में ऐसे ऐसे सूत्र निहित हैं जिनसे प्रेरणा लेकर आज आधुनिक विज्ञान भी सशक्त हो रहा है। अभी आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने किस प्रकार से उसकी व्याख्या की आप सबके समक्ष, मैं समझता हूं जरूर आपके अंदर एक नई ऊर्जा की अनुभूति हुई होगी। हमारी ज्ञान परंपरा में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन की जो भावना निहित है, जो इसे सभी ज्ञान परंपराओं से श्रेष्ठ बनाती है। हमारे शास्त्र जहां एक ओर योगासन, प्राणायाम और ध्यान द्वारा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की बात सिखाते हैं,
और पौड़ी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल द्वारा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर की गई टिप्पणी और यूसीसी को देकर दिए गए बयान पर राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने गणेश कुदियाल पर हमला बोला। नरेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गणेश कुदियाल यूसीसी के मामले में जनता के बीच झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। किसी पर व्यक्तिगत और अनलगर टिप्पणी का अधिकार उन्हें नहीं है। नरेंद्र रावत ने यह भी कहा है कि गोदियाल ने जो टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ऐसे कायदे से तो शासन प्रशासन की ड्यूटी केंद्रीय स्तर पर अवैध घोषित किया गया है, जबकि राज्य की कोऑपरेटिव विभाग ने सहकारिता मंत्रालय, हमारे राज्य के सहकारिता मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। मैं कह रहा हूं कि इसमें धन सिंह रावत जी के संबंधों की जांच होनी चाहिए उस व्यक्ति से। भाई सहकारिता में सहकारिता विभाग चौपट कर दिया, चौपट। ये मेडिकल विभाग चौपट कर दिया, स्वास्थ्य विभाग। मैंने किसी व्यक्ति ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी, प्रधानाचार्य साहब रिजाइन करके चले गए। क्या है भाई ये? प्रधानाचार्य जी ने बोला मैं प्रधानाचार्य नहीं रहता, और उस सूचना में इतनी गंभीर बातें हैं। अगले 15 दिन के अंदर हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम अभी उसकी और तह तक जाने की कोशिश में हैं। तो धन सिंह रावत जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सहकारिता के अंतर्गत ये उत्तराखंड में इतना बड़ा लोगों के साथ घोटाला कैसे हुआ? मैंने एक दिन कहा था कि 4 फुट के आदमी का कितना फुट का पेट हो गया भाई। एलएचसीसी में पे आजकल जो हल्ला हो रहा है, मैंने इस बारे में बात करी। और एलएचसीसी का जो कांग्रेस सरकार के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं श्री गणेश कुदियाल जी, उन्होंने माननीय डॉक्टर धन सिंह जी रावत जी पे एक आपत्तिजनक बयान दिया। मैंने इस बारे में बात करी। मैं बता दूं कि जो एलएचसीसी लोनिया अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेपट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये तो जहाँ कोऑपरेटिव लगता है वो हर चीज़ उत्तराखंड सहकार विभाग के अंडर में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि ये सरकार ने ये गड़बड़ किया है, जबकि ये सस्ते लोकप्रिय, मैं बता दूं ये पूरा मामला सस्ते लोकप्रियता का है। और जबकि ये चीज़ सहकारिता विभाग के मामले में कुछ नहीं आता है। और पहले तथ्य होने जो रहे हैं, तथ्यों के आधार पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ठीक है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से किसी को भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं है। चारधाम यात्रा के लिए अभी 1.5 महीने का समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बताया कि यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी गेस्ट हाउस को रेनोवेट करने को लेकर मैनेजर को निर्देशित भी कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एक टीम निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेगी, ताकि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय रहते बेहतर किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा भी की जाएगी। गौरतलब है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले सभी विभागों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जबकि हमारी सितंबर-अक्टूबर की बुकिंग प्रारंभ नहीं हुई है, क्योंकि एक तयशुदा टाइप ड्यूरेशन रखते हैं हम कि उसके पहले हम एडवांस बुकिंग नहीं लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पीआरओ ऑफिसेज है, वहाँ से भी लगभग 17 लाख रुपए की, और भी जो हमारे विभिन्न हैं वहाँ से 11 लाख रुपए की टूर पैकेजेस से। तो इस प्रकार से हम कहें तो लगभग 2.1 CR की जो हमारी बुकिंग है वो हमारी हो गई है। और हमें उम्मीद है कि इस बार GMVN पहले से ज़्यादा इनकम इस बार कमाएगा, अर्न करेगा। और इसके लिए भी हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे हम GMVN की गेस्ट हाउसेस का, लोकेशंस का, रूट का प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को पता चले कि यहाँ पर भी हमारी सुविधाएं हैं। चाहे वो प्रॉपर बुकिंग कराएं पूरे दिन की, या अगर वो कुछ घंटों के लिए विश्राम करना चाहते हैं, या किचन की सुविधा या फूड की सुविधा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोगों ने व्हाट्सएप हैंडल भी क्रैक कर लिया है, तो जल्द ही जो हमारे कस्टमर्स होंगे उनको उसके माध्यम से चारधाम यात्रा के विषय में भी जागरूक किया जाएगा।
बद्रीनाथ धाम में इस बार प्रकृति ने भगवान का जमकर श्रृंगार किया। बद्रीनाथ धाम में बीते दिनों हुई जमकर बर्फबारी से भगवान बद्री विशाल का मंदिर बर्फ की चादर से ढक गया है। मंदिर के चारों तरफ बर्फ की कई फीट मोटी परत भी जम गई। हालांकि बद्रीनाथ धाम में आजकल दिनों से मौसम साफ हो चला है, चटक धूप खिली है, लेकिन इसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में काफी ठंड महसूस की जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान बद्री विशाल जी का धाम बर्फ के बीच किस तरह से चांदी और सोने की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने में अभी 2 महीनों का समय शेष बचा हुआ है, लेकिन इस बार सभी तीर्थयात्रियों को भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट खुलते समय चारों तरफ सुंदर बर्फ के नजारे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए बद्रीनाथ धाम की है, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज महाकुंभ से काशी होते हुए हरिद्वार लौटे तपोनिधि श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के संतों का हरिद्वार में भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज और अखाड़े के सचिव श्री महंत रामरतन गिरी महाराज के सानिध्य में रेलवे स्टेशन पर संतों की अगवानी की गई है। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ संत समाज का अभिवादन किया। श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज में 3 महीने के महाकुंभ में भाग लेने के बाद हमारी परंपरा के अनुसार काशी जाकर होली मनाई है और अब हरिद्वार लौट आए हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि 2027 हरिद्वार की होने वाले अर्धकुंभ को महाकुंभ के तर्ज पर भव्य रूप दिया जाएगा। इससे इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भव्यता और अधिक बढ़ेगी। रेलवे स्टेशन से संतों की भव्य शोभा यात्रा शिव मूर्ति और तुलसी चौक होते हुए अखाड़े तक पहुंची, जहां पारंपरिक विधियों से पूजन और स्वागत समारोह में इसे आयोजित किया गया। तो हरिद्वार में संतों का भव्य स्वागत हुआ है। महाकुंभ से लौटने के बाद हरिद्वार में संतों का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत, पुष्प वर्षा के साथ संत समाज का अभिवादन हुआ है। ये तस्वीरों में भी आप देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। संत समाज अब महाकुंभ के बाद अब वापस लौटे हैं। काशी विश्वनाथ के बाद अब एक बार वापस हरिद्वार नगरी पहुंचे हैं। पुष्प वर्षा के साथ संत समाज का अभिवादन किया गया है। साधुवाद। आज आपने देखा होगा, आज हमारी सैकड़ों की संख्या में हमारे संत महात्मा प्रयागराज से वापस आ चुके हैं। हमारी अपनी अपनी परंपरा है और आपने देखा होगा कि हमारा अखाड़ा जो है पूरे 3 महीने बिता करके वापस आया। हमारी परंपरा, हम जो है प्रयागराज का महाकुंभ होने के पश्चात हम लोग वाराणसी जाते हैं, वाराणसी से हरिद्वार में आते हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और हमने ऐसा कुंभ शायद पहली बार देखा होगा जो इतना दिव्य भव्य कुंभ था। और अब हमारा प्रयास है जो आने वाला 2027 है उसमें हरिद्वार का अर्धकुंभ है जिसको कुंभ का नाम दिया गया है, उसके लिए भी कार्य शुरू किया जाए। क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 2027 का अर्धकुंभ है उसको कुंभ का नाम दिया जाएगा और जितने संत महात्मा पूरे हिंदुस्तान में है सबको बुलाया जाएगा। और कुंभ, क्योंकि आपने देखा होगा 2021 में जो हमारा कोरोना काल था उसमें कुंभ हो नहीं पाया था, इसीलिए सरकार का प्रयास है 2027 में आने वाला जो हमारा अर्धकुंभ है उसको कुंभ का नाम दिया जाए और हरिद्वार का कुंभ भी बहुत दिव्य और भव्य रूप से किया जाए। अब हमारी यही प्राथमिकता होगी। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महेंद्रपुरी महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए एक बड़ा बयान दिया। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कहीं उल्टे सीधे बयान दिए गए थे। उन बयानों को लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा है कि हमारा सनातनी हिंदू जाग चुका है, क्योंकि प्रयागराज में 60 से 70 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पहुंचे थे। ये एक प्रमाण है कि आज सनातनी हिंदू जाग चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन पर जो काज करेगा वही भारत पर राज करेगा। महाराज ने कहा है कि हमारे पास विरोधी दल के नेताओं को जवाब देने के लिए 3 अवसर है और हम आगामी हरिद्वार के कुंभ, नासिक के महाकुंभ और उज्जैन के महाकुंभ में विरोधी दल के नेताओं को जवाब देंगे।
अब अपना हमें इस समय आपने देखा होगा जितने भी हमारी विरोधी पार्टियां हैं सभी का अपना अपना काम है, सभी के अपने एजेंडे हैं, लेकिन हमारा जो एजेंडा इस समय अभी है, हमारे पास 3 कुंभ है। एक हरिद्वार का महाकुंभ है और आपने देखा होगा सुना भी होगा नासिक का महाकुंभ आने वाला है। उसके पश्चात हमारा उज्जैन का महाकुंभ आएगा और इन सब का जवाब हम कुंभ मेले में ही देंगे, क्योंकि जितने भी हमारे विरोधी दल के नेता है, जितने विरोधी है, सबका जवाब मैं समझता हूँ जब हम सब सनातनी इकट्ठे होंगे तब इनको जवाब दिया जाएगा और 2027 में बहुत जल्दी आएगा। 2027 में सबको जवाब मिलेगा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके तहत 20 मार्च को धर्मनगरी हरिद्वार में भी 2 अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्रीय गुर्जर बस्ती और गंडी खाता में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया। उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मदरसे न तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत है और न ही शिक्षा विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड है। इसी के चलते प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 मदरसों को सील कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि सरकार जमीन पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी। श्यामपुर में हुई इस कार्रवाई के बाद अब अन्य अवैध निर्माणों की भी जांच शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां ब्रह्मलीन पायलट बाबा की करोड़ों की संपत्ति को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। बाबा के निधन के बाद आश्रम में रह रहे संतों और शिष्यों के बीच मतभेद गहरा गए हैं। इससे आश्रम की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। संत ब्रह्मानंद गिरी के पुलिस को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि कुछ लोग आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शिकायत के बाद प्रशासन ने SIT का गठन किया था और अब मामले की जाँच जारी है। सूत्रों के मुताबिक संपत्ति विवाद में कई बड़े नाम जुड़ सकते हैं। आश्रम के आंतरिक मतभेद और बाहरी दखल से मामला पेचीदा होता जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अगर किसी ने अवैध कब्जे की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि क्या पायलट बाबा की विरासत सुरक्षित रह पाएगी या मामला और उलझेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष गजपाल बरखाल का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष के अभिनंदन में गोपेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन रैली निकाली है। ढोलबाजों के साथ निकाली रैली में जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय पहुंचने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सबसे पहले गोपीनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान गोपीनाथ की विशेष पूजा अर्चना की है। इसके बाद बीजेपी जिला कार्यालय में पहुंचकर विधिवत कार्यभार संभाला। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से बैठक कर संवाद किया गया है। उन्होंने सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जब योग गुरु स्वामी रामदेव ने गंगा को देखकर अपने बचपन की यादों में खोकर अचानक नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए जब बाबा रामदेव ने महज चंद सेकंड में गोता लगाकर गंगा पार कर ली। बाबा रामदेव का यह अनोखा अंदाज देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा प्रेम और योग शक्ति का ऐसा प्रदर्शन हर किसी के लिए अचंभित कर देने वाला था। आपको ये भी बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव अपनी योग कला को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इसके अलावा उनके कई तरह के वीडियोज भी सामने आते हैं। यह नजारा भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अल्मोड़ा नगर के न्यू इंदिरा कॉलोनी वार्ड में प्रस्तावित बार खोलने की सूचना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सिमकनी मैदान में स्थानीय निवासियों ने बैठक कर विरोध किया और बार खोलने से रोकने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की है। स्थानीय लोगों ने डीएम को ज्ञापन देकर प्रस्तावित बार को नहीं खोलने की मांग की। लोगों ने कहा कि प्रस्तावित बार सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास खोला जा रहा है, जिससे छात्रों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इसे जनहित के खिलाफ बताते हुए प्रशासन से इसकी अनुमति तत्काल रद्द करने की मांग की। बैठक में मौजूद लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र में BHEL की भूमि पर अवैध खनन कर रहे लोगों को रोकने गई टीम पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया। सुरक्षा गार्डों के साथ पहुंचे BHEL सर्विलांस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सिटकुल थाने में एक नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद अब पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। BHEL प्रशासन की शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन की निष्क्रियता पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग अवैध रूप से खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामग्री भरते मिले।
रोकने पर हमलावरों ने टीम पर हमला कर दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। BHEL की जो गैंट्री 4 के पास में मिट्टी का अवैध खनन की शिकायत BHEL प्रशासन को मिली थी। इस संबंध में BHEL के प्रशासन में वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ ट्रैक्टरों द्वारा एक व्यक्ति को चढ़ाने का वीडियो जो वायरल हो रहा है। उसके बाद BHEL के प्रशासकों द्वारा उसमें पेनल्टी लगा के उससे 6,000 से ऊपर का जुर्माना भी वसूला गया। आज ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लिया और BHEL के जो संपन्नता प्रबंधक है उनको पुलिस के द्वारा बुला के उनसे इस संबंध में एक तहरीर ली गई, जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया जा चुका है और जो लोग भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रुद्रप्रयाग में घोलतीर के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही SDRF की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई में गिरे व्यक्ति को नदी से घायल अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाला है। रेस्क्यू टीम ने घायल को स्ट्रेचर के माध्यम से रोड हेड तक पहुंचाया, जिसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। SDRF की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। उत्तराखंड सरकार के अपर सचिव रितिका खंडेलवाल ने हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल, सड़क, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के पहले चरण में रामपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से पेयजल संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि हर परिवार को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके। रितिका खंडेलवाल ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए एक मिसाल बनेगी और पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती जैसे नवाचार आजीविका के लिए नए द्वार खुलेंगे। शासन से निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आए थे कि सभी अपर सचिव जो शासन में हैं वो सबको ब्लॉक आवंटन हुए थे और मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे किस प्रकार से उतर रही हैं, क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए था। तो अभी जब मैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे आई हूँ तो अभी निजामपुर गांव में हम लोगों ने वहाँ पे बैठक करी, वहाँ के गाँव वासियों के साथ थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक नारसन का क्षेत्र भ्रमण किया। तो कुछ मुख्य चीजें सामने आई हैं कि लोग कुछ स्कीम से काफी खुश भी हैं, कुछ उन्होंने बेहतरी भी प्रस्तावित करी है। पेयजल की समस्या थोड़ी सी लोगों में ज्यादा है क्योंकि मेंटेनेंस का जो काम होता है वो ऑनगोइंग काम होता है, तो वो टाइम भी लेता है कि आज अगर कोई नल खराब हुआ है या कोई पाइपलाइन टूटी है तो उसको समय लगता है ठीक होने में। तो ये थोड़ा सा लोगों के विशेष हो रहा है। दूसरा, लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो क्या-क्या उनको समस्याएं हैं और किस तरीके से वो डिजिटली आप अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी चर्चा हुई। तो लोगों का ये सोचना है कि जैसे हम अपनी सरकार देखते हैं या जो प्रमाण पत्र बनते हैं या सीएम हेल्पलाइन पोर्टल होता है, उस पे भी अब पब्लिक जो है अपने ग्रीवेंसेस डाल रही है और उनको अच्छा निस्तारण मिल रहा है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।